जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण के बारे में समझा था और गोलीय दर्पण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, हमने उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को बनाने का नियम होता क्या है। और देखिए, जो गोलीय दर्पण होते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि दो प्रकार के होते हैं, अवतल गोली दर्पण होता है और उत्तल गोली दर्पण होता है। ये जो दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, ये वास्तविक भी बनाते हैं और आभासी भी बनाते हैं। इसलिए हम करते क्या है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब कहने का मतलब जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट हैं, हम एक वस्तु हैं और हमारे सामने कोई दर्पण रखा हुआ है, तो हमारा जो है कि उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जो दर्पण के अंदर जो आपको दिख रहा है, आपका जो चित्र दर्पण के अंदर दिख रहा है, वह प्रतिबिंब होगा और आप क्या होंगे, वस्तु कहेंगे या फिर बिंब कहेंगे। याद रखिएगा। चलिए समझते हैं। यह जो दर्पण होता है, यह प्रकाश का परावर्तन करके प्रतिबिंब बनाता है और आगे चल करके हम लेंस को पढ़ेंगे। लेंस जो होता है वह प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब बनाता है। तो यानी कि दोनों बातें आपको देखने को मिलती है। प्रकाश के परावर्तन से भी बस प्रतिबिंब बनता है वस्तु का और प्रकाश के अपवर्तन से भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। तो हम अभी सीखने वाले हैं कि दर्पण द्वारा जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, और बनता भी है तो दो प्रकार का बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब जो है दर्पण द्वारा परावर्तित होकर के दो किरणें परावर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा। लेंस, अगर जो लेंस से प्रकाश अपवर्तित हो रहा है तो जहां पर अपवर्तित किरणें दो जाकर के मिलते हैं वहां पर भी प्रतिबिंब बनता है। कहने का साफ साफ मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के मिलने से भी बनता है और अपवर्तित किरणों के मिलने से भी बनता है। यानी हम स्पष्ट कह सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। दो किरणों से कम अगर आप किरण लेते हैं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना भी किरण आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक किरणें जब किसी वस्तु से चलकर परावर्तित होती हैं या अपवर्तित होती हैं और जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को लिखते हैं। ठीक, तो देखिए ये होता है प्रतिबिंब की परिभाषा। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर दर्पण से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या लेंस से अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब दोनों तरीके से बनता है, परावर्तन से भी बनता है और अपवर्तन से भी बनता है। चलिए आगे हम समझते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। अगला टॉपिक है देखिए, प्रतिबिंब जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब है। ठीक, हमने समझा कि जो प्रतिबिंब होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आपका
आभासी प्रतिबिंब। देखिए समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए जब दो, इसमें हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान रखिएगा, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसी बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं उसी बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं। हमारा अगला नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु से दो या दो से अधिक किरणें चलती हैं और वह जा करके किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसी बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगला हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब। समझिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए जब किसी वस्तु से दो या दो से अधिक किरणें चलती हैं, जब दो या दो से अधिक किरणें किसी वस्तु से चलती हैं और वह परावर्तित होकर या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक, देखिए जब दो या दो से अधिक किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब वस्तु से दो या दो से अधिक किरणें निकलेंगी और वह परावर्तित या अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या था कि जहां पर दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ अधिक छूट गया है, लिख दे रहे हैं ऊपर, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वास्तव में उसे हम वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो अभी आपने समझा है कि प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं। तो चलिए हम गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम समझते हैं। देखिए गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हम 3 नियम समझेंगे। इन्हीं तीनों नियम की सहायता से हम आने वाले जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है उन सबका प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। आप पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए कोई दर्पण है तो दर्पण का एक तरफ परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा तरफ कलई किया हुआ होता है। और हम आपसे ये भी बताए थे कि कलई हमेशा दाहिने साइड से ही की जाती है। चलिए हम इस साइड से कलई कर दिए हैं।
ये आपका दर्पण। अब ध्यान से सुनिएगा, दर्पण का यह जो बिंदु होता है, आपको पता है कि इसे हम ध्रुव कहते हैं, जिसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, दर्पण का यहीं पर पाया जाता है वक्रता केंद्र, जिसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम पहले नियम को समझते हैं। देखिए, अगर प्रकाश की किरण, देखिए यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश की जो किरण है वो कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए यही आपका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ठीक समांतर ही किरण आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। याद रखिएगा, ये हो गया आपका पहला नियम कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भी सेम देखिए कि आप जानते हैं कि यह वाला जो बिंदु है यह आपका है ध्रुव है, और यही कहीं पर होगा वक्रता केंद्र, और इन दोनों के बीच में ही आपका मिलेगा फोकस। चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरण। सबसे पहले देखिए हम कलई कर देते हैं दाहिने साइड, अब जाकर के दर्पण बना है। देखिए जब हम कलई कर देते हैं तब होता क्या है, आपको पता है कि जिस साइड कलई किए रहते हैं प्रकाश उसको पार करके नहीं जा पाता है। तो होगा क्या कि प्रकाश यहीं से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगा, पुनः उसी माध्यम में क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तब हमको देखने को क्या मिलता है कि यह जो किरण है जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह फोकस से आ रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। याद रखिएगा, तो यह हमारा पहला नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहली बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात हम लोग देखते हैं। हमें पता है कि यह वाला बिंदु जो है यह ध्रुव है, और इसके दाहिने साइड हम कर देते हैं कलई। चलिए, और यहीं पर मिलेगा आपको वक्रता केंद्र, और इसके दोनों बिंदुओं के बीच मिलेगा आपका फोकस। चलिए ध्यान से देखते हैं, हम करते क्या है कि कोई एक किरण लाते हैं और मुख्य फोकस से होकर लेकर आते हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। चलिए देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है तब यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के कैसे चली जाएगी, समांतर। सेम देखिए, पहले नियम का सेम उल्टा है। पहला नियम क्या था, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर गई है। सेम इसी का उल्टा करें कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वही बात है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तब दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस के देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तब दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। चलिए हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए देखिए आपका फोकस ध्रुव है, यहीं आपका मिलेगा वक्रता केंद्र, और यहीं पर होगा आपका फोकस। ध्यान दीजिए, जब हम करते क्या है, जब हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर लेकर आते हैं, जब हम मुख्य फोकस पर लेकर आते हैं तो होता क्या है कि यह जो किरण होती है यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, मुख्य फोकस से होकर आ रही थी तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई है। सेम वही चीज, जब हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस पर लेकर आते हैं तब यह दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। चलिए हम तीसरे नियम को समझते हैं। अच्छा, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, आप जो है वीडियो देख रहे हैं
तो आप मन से देखिए, और जो है कि ऐसा नहीं कि केवल आप देखते रहिए, आप कॉपी कलम ले करके बैठिए। हम जो भी चीजें बोल रहे हैं आप उसको कॉपी पर नोट करते हुए जाइए। जैसे हम आपको नियम बोले हैं तो पहला नियम आप कॉपी पर नोट करिए, दूसरा नियम बोले हैं तो दूसरा नियम कॉपी पर नोट करिए। और देखिए शिष्टाचार होता क्या है कि हर व्यक्ति को अपने घर से ही मिलता है, शिष्टाचार होती है, आपको स्कूल में सिखाया जाता है, घर पर सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को बुरा लगता है तो सीधे सबसे पहले उंगली आपके परिवार पर उठती है। तो सबसे पहले आप अपने परिवार का सम्मान करना सीखिए और अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखिए। देखिए कहते हैं ना कि अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते हो तो किसी भी मंदिर में मत जाना, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का जो पहला रास्ता होता है वह माता पिता के चरणों से ही होकर के जाता है। बात समझ में आया? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम जो अगला नियम है। देखिए हमारा जो अगला तीसरा वाला नियम है इसे हम लोग समझते हैं। यह जो बिंदु होता है यह ध्रुव होता है। चलिए यही कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र और यही कहीं पाया जाएगा मुख्य फोकस। देखिए हम प्रकाश की किरण को लेकर आते हैं वक्रता केंद्र से, कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है तब होता क्या है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से वो परावर्तित हो जाती है। देखिए प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। चलिए हम उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। ठीक, यह होता है आपका ध्रुव, यही होगा आपका फोकस और यहाँ होगा आपका वक्रता केंद्र। देखिए हम प्रकाश की किरण को लेकर आ रहे हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। जब प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र पर लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है कि यह प्रकाश की जो किरण है, ध्यान से देखिएगा, यह वक्रता केंद्र से होकर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हम उत्तल दर्पण के लिए जब हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर लेकर आते हैं तो देखिए दूसरे साइड पर कलई किया हुआ है तो क्या होता है, वहीं से परावर्तित होता है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो यही है हमारे 3 नियम। इन तीनों नियमों की सहायता से ही हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आप इसे याद रखिएगा, ये तीनों नियम। पहला नियम हमने क्या बताया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से परावर्तित हो जाती है, यानी वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, फिर परावर्तित हो जाती है। यही है आपके 3 नियम। इन तीनों नियमों को आप याद रखिएगा। इन्हीं की सहायता से हम आगे जितने भी उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के जो भी प्रतिबिंब है हम इन्हीं की सहायता से बनाएंगे। जैसे कि अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण के 2 प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये जो भी प्रतिबिंब है इनको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। देखिए एक बात और सुनिए, हम जो भी हमारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं हम सबको हीरा कह करके ही बुलाते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कहने का मतलब ही है, देखिए अगर आपको पढ़ाई से थोड़ा भी डर लगता है तो आप डरिए मत। आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ है, तो बाबू बोझ नहीं है। देखिए आप जाइए कहीं बाहर कमाने तो आपको धूप में कहीं काम करना पड़ेगा, किसी के अंदर काम करने पड़ेगा, किसी की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन जब आप पढ़ते हो, पढ़ लिख करके जब आप किसी एक ऐसे ओहदे पर पहुंच जाते हो कि जहां आपके अंदर कुछ लोग काम करते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो एक अलग प्रकार की फीलिंग होती है। तो चलिए देखिए, हम आप लोग के लिए एक बात कहेंगे कि जिस मेहनत से आज तुम भाग रहे हो वही कल तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस नियम को याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी नियम की सहायता से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।